क्रांति रिंकर्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेश। हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पाकालीन सभ्यता, और हड़प्पाकालीन सभ्यता के दौरान ही बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हड़प्पाई मूर्तिकला रहेगा, हड़प्पाई चित्रकला रहेगा, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, इन पे हम लोग बात करेंगे। हमने जैसे उसमें सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे हड़प्पाई मूर्तिकला पे हम लोग बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पाई हड़प्पाई मूर्ति कला पे हम लोग बात करेंगे। मूर्ति कला पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो हड़प्पाई स्कल्पचर है उस पे हम लोग बात करेंगे। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यदि बात करें, थोड़ा सा मूर्ति कला की बात करें, तो आप सबको पता है कि जो मूर्ति कला का साक्ष्य है वो कहीं न कहीं उच्च पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिलता है, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। वहां पे बीनस की मूर्तियां बनाई जाती होंगी। लेकिन यदि कहा जाए भारत में यदि व्यवस्थित और विकसित तरीके से यदि मूर्तिकला का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलता है, तो आंसर देंगे हड़प्पाकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से यह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो व्यवस्थित और विकसित तरीके का मूर्तिकला था, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज को अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को बढ़िया से लेंगे, ठीक है। जो हड़प्पाई मूर्तिकला था, इसमें कहा जाता है कि जो मूर्तिकला था मुख्य तौर पे यदि इसकी सामग्री की बात किया जाए, ये जो मूर्ति किस चीज से बनता था, तो ये मुख्य तौर पे 3 चीजों से बनता था। उस समय में मूर्ति 3 चीजों से बनता था, ठीक है। 3 चीजों से बनता था, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले जो मूर्ति बनता था वो कहीं न कहीं स्टोन से बनता था, ठीक है। मेटल से बनता था, और टेराकोटा से बनता था। इसको हम लोग पक्की मिट्टी भी बोल सकते हैं, मिट्टी बोल सकते हैं। ये तो सबको पता है, धातु, ये पत्थर, ये 3 बात है। तो हड़प्पा का ये मूर्तिकला मुख्य तौर पे 3 सामग्री से बनता था, पत्थर से, धातु से और पक्की मिट्टी से। आप सबको पता होगा कि उस समय में 3 तरह की धातु का खोज हो चुका था, कांसा हो चुका था, सोना हो चुका था और चांदी हो चुका था। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कॉपर हो चुका था। तो ये सारा बात है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखो, स्टोन और मेटल्स वाला जो मूर्ति है वो सबसे कम देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा यदि मूर्ति की बात करें तो टेराकोटा से सबसे ज्यादा मूर्ति का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, क्योंकि आप सबको पता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो पत्थर है और धातु है वो सबके पास नहीं होते होंगे। क्योंकि आपको हम बताए थे, जब सामाजिक स्थिति को हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे बताए थे कि कहीं न कहीं वहां पे जातिगत या वर्ण व्यवस्था नहीं था। उसके आधार पे वहां पे भेदभाव नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी उसके घर के बनावट के आधार पे, या हो सकता है उनके पास धातुओं की उपस्थिति के आधार पे, इनके आधार पे भेदभाव किया जाता होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं सामान्य लोग के पास ये जो टेराकोटा है ये अवेलेबल होंगे, पक्की मिट्टी अवेलेबल होंगे। स्टोन और मेटल्स ये बहुत कम लोगों के पास हो सकता था, क्योंकि सिलखड़ी नामक पत्थर बहुत ही महंगे होते थे, सब तक उसकी पहुंच नहीं थी। क्या मेरी बात समझ में आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां पे यदि कहा जाए ये वाला स्टोन और मेटल्स जो मूर्ति बनते थे, उस पे पहुंच किसका ज्यादा होगा? जो उच्च शासक वर्ग के लोग होंगे उन्हीं का होगा। तो कहीं न कहीं इसके चलते, क्योंकि किसी भी समाज में सबसे ज्यादा कौन लोग होते हैं? शासक वर्ग थोड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। तो सामान्य वर्ग जो ज्यादा काम करेंगे उन्हीं की पहुंच होती है। तो सामान्य वर्ग कौन सा काम कर रहे हैं? पक्की मिट्टी से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा होंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, कुछ समझाने के लिए मैं कुछ चीज बोल दिया हूं, तो आप इसके अपने दिमाग में इस चीज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है स्टोन मेटल्स, यहां पे कुछ पॉइंट को लिख लेना है कि जो स्टोन से किस प्रकार के मूर्ति बनाए जाते होंगे, ठीक है। तो देखो कुछ साक्ष्य है, यहां पे आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते, ठीक है। यहां पे यदि कहा जाए तो यहां पे क्या क्या देखने को मिलता है, पहला लिख ले इसमें, जो दाढ़ी वाले व्यक्ति, जिसको बियर्ड मैन बोलते हैं, दाढ़ी वाले व्यक्ति जो क्या कह रहे हैं, तिपतिया वस्त्र ओढ़े हुए, क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन में लिख लो, तिपतिया वस्त्र
तिपतिया वस्त्र में है। तो इनका जो दाढ़ी वाले व्यक्ति है जो तिपतिया वस्त्र ओढ़े हुए हैं, इनका मूर्ति कहां से देखने को मिलता है? बार बार पूछता है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये क्वेश्चन हो गया तैयार आपका। क्वेश्चन पूछेगा बताओ दाढ़ी वाले व्यक्ति जो तिपतिया वस्त्र धारण किए हुए उनका साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, याद कर लेंगे। दूसरा है आपका इसमें, जैसे दूसरा हम लोग याद करें इसमें, जैसे नृत्य करते हुए नृत्य की मुद्रा में नृत्य की मुद्रा में एक युवक, नृत्य की मुद्रा में एक युवक की धड़ मतलब क्या, जो टॉर्सो होता है, मेल टॉर्सो जिसको बोलते हैं, युवक की, इसको इंग्लिश में लिख लो, मेल टॉर्सो बोलते हैं इसको, मेल टॉर्सो बोल दो इसको, ठीक है। युवक की धड़ की मूर्ति, ठीक है, युवक की धड़ की मूर्ति मतलब इससे नीचे वाला, जिसमें क्या है, जिसमें क्या गायब है? सर गायब है, सर गायब है। साक्ष्य कहां से मिलता है इसका बताओ? हड़प्पा से देखने को मिलता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आया? ये जो दोनों चीज है ये कहीं ना कहीं दोनों किससे निर्मित था? स्टोन से निर्मित था। किससे? ये जो दोनों है वो कहीं ना कहीं किससे निर्मित है? ये स्टोन से है। स्टोन लिख लो यहां पे, स्टोन से। दाढ़ी वाले व्यक्ति का साक्ष्य कहां से मिलता है? जो तिपतिया वस्त्र धारण किए हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। और नृत्य की मुद्रा में एक युवक की धड़ की मूर्ति जिसमें सिर गायब है, वो कहां से मिलता है? हड़प्पा में। दाढ़ी वाले व्यक्ति की जगह कहीं कहीं पे बियर्ड मैन दे देता है, ठीक है, यहां पे लिख लो, बियर्ड मैन इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी दे सकता है, कभी कभी पूछा हुआ है, क्या वर्ड पूछ दिया गया, बियर्ड मैन, बियर्ड मैन पूछेगा, बोलो बियर्ड मैन का जो मूर्ति है वो कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। एक युवक है जो कहीं न कहीं उसका सर गायब है, उनका सिर्फ नृत्य की मुद्रा में उनका धड़ है, उनका साक्ष्य कहां से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। तो यह था किस प्रकार का? पत्थर से बना हुआ मूर्ति था, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं। ये फैक्ट है, याद करते जाना, कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है बिना याद के, ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक और देख, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्तियां, कहीं कहीं पे आपको डांसिंग गर्ल भी मिल सकता है, डांसिंग गर्ल भी मिल सकता है, ठीक है। ये कहां से मिलता है? ये आप बताएंगे कहां से मिलता है? ये कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। डांस करता कहां पे? मोहन में, मोहन डांस करता है, डांसिंग गर्ल्स मोहनजोदड़ो, ठीक है। दाढ़ी वाला मोहनजोदड़ो, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो। उसके बाद सर का, युवक की धड़ का सर मतलब क्या बोलते, युवक का जो धड़ है वो सर से अलग है, हड़प्पा में। ये तीन चीज याद कर लेना। ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं देखो कांसा धातु से बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीन प्रकार की मूर्ति है, पत्थर वाला देख लिया, और यहां पे आपने क्या देख लिया? धातु वाला भी देख लिया। याद रखना, दाढ़ी वाला मोहनजोदड़ो, दो चार बार याद रखो। दाढ़ी वाले व्यक्ति का साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। उसके बाद मेल टॉर्सो कहां से मिलता है? युवक की धड़ की मूर्तियां कहां से मिलता है? जो नृत्य की मुद्रा में है वो हड़प्पा से मिलता है। डांसिंग गर्ल कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। याद कर लेना, याद कर लेना, मैं बार बार बोलता हूं, याद कर लेना। दूसरा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, दूसरा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ये याद हो जाएगा। इस पे ज्यादा अपना एनर्जी खपत नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत ही एजमेंट तरीके से उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग बताया हूं कि मूर्ति कला है तो वहां पर उनका साक्ष्य याद कर लो, समाज है तो वहीं पर उनको याद कर लो, चित्रकला है तो वहीं पर उनको याद कर लो, धर्म है तो वहीं पर उनको याद कर लो। ये सारा चीज मैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। तो तब भी यदि याद करने में कोई दिक्कत है तो आप जानो। तो ये सारा चीज है, ठीक है। एक दो और याद कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है, जैसे हम ये बताए भी थे, वैसे चौथा होगा ना, कुबर वाले बैल की मूर्तियां,
कहां से मिलता है बताओ? ये मिलता है मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, इनको याद कर लेंगे। कुंवर वाले बैल की मूर्ति कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। कोई दिक्कत? ये जो कुंवर वाले बैल की मूर्तियां है वो कहीं न कहीं टेराकोटा से बनाया जाता था, पक्की मिट्टी से बनाया जाता था। और एक और याद कर लो, हम बताए थे सर्वाधिक, ये बताए भी थे, सर्वाधिक मातृदेवी की मूर्तियां कहां से मिलता है? पीछे भी लिखाए थे, मातृदेवी की एक जगह लिख देते हैं कि मूर्तियां, ये भी कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही मिलता है, मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। ठीक है, ये जो दोनों मूर्तियां थी वो कैसा था बताओ? ये मिट्टी से था, पक्की मिट्टी से था। क्या? पक्की मिट्टी से था, मिट्टी से था। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे आप तो बिल्कुल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा छोटा चीज पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा चीज है, जैसे हम बताए थे कि जैसे एक स्त्री है, उनके गर्भ से भी वृक्ष को अंकित किया गया, उनका भी कहीं न कहीं उस तरह की भी मूर्ति कहीं से दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारा चीज है, लेकिन जो चीज मैं लिखाया हूं उनको कम से कम याद कर लेना। एक बार देख लेते हैं, इससे पहले वाली चीज को हम लोग देख लेते हैं। तिपतिया वस्त्र हुए एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का कहां मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। याद कर लेना इसको, याद कर। वियर्ड मैन कहां से? जैसे याद रखो, वियर्ड मैन कहां से? मोहनजोदड़ो से। युवक की धर याद रखो, हड़प्पा से। डांसिंग गर्ल कहां से? मोहनजोदड़ो से। याद कर लेना इसको। उसके बाद हम लोग आए थे इस पे, कुंवर वाले बैल कहां से? मोहनजोदड़ो से। मातृदेवी सबसे ज्यादा मिलता सब जगह, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये दोनों किससे बनते थे? पक्की हुई मिट्टी से, टेराकोटा से बनते थे, पक्की मिट्टी से ये बनते। देखो इस समय में जो ये जो चित्र क्या मूर्ति कला है, ये एक मेथड से बनाया जाता था, एक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था। उसको कहा जाता था, लिख लो यहां पे, पूछ देता है, इसको कहा जाता है लुप्त मोम विधि। क्या बोलता है? नोट लिख लो, नोट लिख लो यहां पे, मैं बता देता हूं। मूर्ति का निर्माण लुप्त मोम विधि। क्या? लुप्त मोम विधि। ठीक है, लुप्त मोम विधि। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। क्या? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, याद रख लेंगे। जो उस समय में जो मूर्ति कला का एक विधि था, तकनीक था, वो क्या था? लुप्त मोम विधि। इनको भी याद कर लेंगे, क्या था? लुप्त मोम विधि। ठीक है, लुप्त मोम विधि। तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे लुप्त मोम विधि क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कुछ चीज है जो समझना जरूरी है, और कहीं न कहीं आज के समय में भी ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आज भी देखने को मिलता है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करें लुप्त मोम विधि पे। बताओ, लुप्त मोम विधि पे बात कर ले थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं लुप्त मोम विधि पे। ठीक है, कहां पे बात करेंगे? लुप्त मोम विधि पे हम लोग बात करेंगे। कहां पे बात करेंगे? बात कर लेते हैं लुप्त मोम विधि पे। ठीक है, तो यहां देखो, अब जैसे देखो हम पढ़ रहे हैं लुप्त मोम विधि। क्या है लुप्त मोम विधि? थोड़ा सा यहां पे समझना है, लिखना कुछ नहीं है। वैसे आपसे पूछेगा, बताओ हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस विधि के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जाता था? तो लुप्त मोम विधि, लॉस्ट, बताओ, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के द्वारा क्या होता था लुप्त मोम विधि? याद रखना क्या है, यहाँ पे मोम लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे अभी के भी टाइम में क्या होता है, जब भी किसी मूर्ति का निर्माण किया जाता है, सबसे पहले उसका सांचा तैयार किया जाता था। तो उस समय में जैसे मान चलो हमको डांसिंग गर्ल का मूर्ति बनाना था, डांसिंग गर्ल का मूर्ति बनाना था,
तो सबसे पहले मोम के द्वारा क्या कर दिया जाता था, जैसे ये मोम के द्वारा क्या कर दिया जाता था, उनका सांचा तैयार कर लिया जाता था। मोम के द्वारा क्या कर लिया जाता था, सांचा तैयार कर लिया जाता था। जैसे ये सांचा बन के तैयार हो गया मोम के द्वारा। कोई भी मूर्ति बनाना है XYZ। अब फिर ये क्या करेंगे, जैसे ये मोम के द्वारा सांचा तैयार कर लिया गया, इनके चारों तरफ क्या करते थे, इनके चारों तरफ क्या करते थे, इनके चारों तरफ क्या कर दिया जाता था, ये इनके चारों तरफ क्या कर दिया जाता था, मिट्टी को लेप दिया जाता था। क्या किया जाता था, मिट्टी को लेप दिया जाता था। अभी भी ऐसा ही होता है, मिट्टी को लेप दिया जाता था। और इस मिट्टी के कहीं कहीं पे क्या कर दिया जाता था, एक मतलब क्या बोलते इसको, छेदा छोड़ देता था। जैसे मान के लिए ये है, ये जो थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता था, जो छेद है उनको छोड़ दिया जाता था, कहीं कहीं पे हो सकता है, नीचे ऊपर जो भी है। फिर क्या किया जाता था, ये जो मिट्टी है इनको पकाया जाता था, आग में इसको डाला जाता था, इनको खूब पकाया जाता था। ये जब मिट्टी पक जाता था, यह जब मिट्टी पक जाता था, फिर जो ये जो मोम है वो पिघल करके ये नीचे आना, सारा मोम पिघल करके नीचे आ जाता था। क्या होता था, सारा मोम पिघल करके नीचे आ जाता था। क्या मेरी बात समझ आ रहा है। अब ये सांचा बन के तैयार हो गया पक्की मिट्टी का, ये मोम इसमें है नहीं, मोम पिघल करके नीचे आ गया। अब फिर क्या करेंगे, जैसे हमें कांसा डालना, कांसा की मूर्ति बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो कांसा उनको पिघला करके कांसा को इसमें डाल दिया जाता था। क्या किया जाता था, कांसा को इसमें डाल दिया जाता था। फिर ये कांसा जब इसमें चल गया, फिर इनको क्या कर देगा बताओ, जब कांसा इसमें चल गया फिर इनको क्या करेगा बताओ, फिर इनको क्या किया जाता था, आग में दिया जाता था, और ये फिर ये एक बहुत मजबूत मूर्ति बनके तैयार होता था। चाहे लोहा है, लोहा पिघला करके इसमें डाल दिया जाता था। फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे जब उनको कहां ले जाएगा बताओ, उसमें किसी भी धातु का, जिस भी धातु का हमें मूर्ति बनाना होता था, हम क्या करते थे, इसमें उनको डाल देते थे। जैसे मानो चलो हमको उस समय में कांसा का बनाना है, तो कांसा को पिघला करके इसके अंदर डाल देते थे, और धीरे 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 वो चीज ठंडा होते जाता था। फिर ये वो अपना जो जिस तरह का शेप था वो शेप पकड़ लेता था, और वो मूर्ति बन के तैयार हो जाता था। अभी भी आप देखोगे यही लुप्त मोम विधि के द्वारा ही अभी के टाइम में भी मूर्ति बनाया जाता था। अभी भी के टाइम में भी ये मेथड प्रचलन में है। ठीक है, तो सोचो ये सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता का ही देन है। उसी समय से लुप्त मोम विधि तकनीक के द्वारा आदमी मूर्ति का निर्माण करते आया है, अब तक कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, मैं समझाने के लिए बता दिया ये चीज। बस याद रखना है कि लुप्त मोम विधि के द्वारा जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उनमें मूर्ति का निर्माण किया जाता था। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आपने अभी जो मूर्तिकला का जो हड़प्पाकालीन मूर्तिकला है उनमें बहुत सारे चीजों को देखा आपने, कि निर्माण किस किस चीज से किया जाता था। ये लिखना नहीं है, निर्माण किस किस चीज से किया जाता था, जैसे पत्थर से, धातु से, टेराकोटा, पकी मिट्टी से। उसके बाद आपने देखा कि जो कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं, कि क्या विशेषताएं बताओ, अभी बताए थे, बहुत सारी विशेषता को हमने बतलाया था। जैसे विशेषताएं में आपने क्या देखा कि किस तरह से बनाया जाता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन बनाते थे, यहीं पे साक्ष्य भी बोल देते इसको। ठीक है, कहाँ से कौन सा मूर्तिकला का साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ हमने ये सारी चीज को हमने देखा। ठीक है, तो और इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो जैसे मान के चलो कोई जो मिट्टी है उनसे मूर्ति का निर्माण कर रहा है, तो वो सामान्य लोग करते होंगे, तो सामान्य वर्ग के लोगों का स्थिति का हम लोग आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जैसे मान के चलो अभी अपने देखा कि धातु से, उसके बाद पत्थर से, वो जो मूर्ति का निर्माण जो व्यक्ति कर रहे हैं, शासक वर्ग कर रहे हैं या उच्च कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, तो उनके स्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप के थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आपको बस याद रखना है, कुछ साक्ष्य याद रखना है, ये तकनीक याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई। हड़प्पाई क्या बताओ, चित्रकला को पढ़ेंगे। हड़प्पाई चित्रकला को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कोशिश रहेगा आज इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। हड़प्पाई ठीक है, चित्रकला को हम लोग देख लेते हैं। जो हड़प्पन पेंटिंग है,
पेंटिंग है, इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि आप लोगों ने देखा था कि जो उच्चपुरा पाषाण काल है, उच्चपुरा पाषाण काल में ही भीमबेटका से बहुत सारे रॉक पेंटिंग देखने को मिला था, केव पेंटिंग देखने को मिला था, गुफा चित्रकला देखने को मिला था, उसके बाद जो शैल्य चित्रकला उसी को बोलते हैं वो देखने को मिला था, ठीक है। उनमें मुख्य तौर पर यदि कहा जाए कि जैसे जंगली जानवर है, उनको मतलब जंगली जानवर को शिकार करते हुए दिखाया गया है मनुष्य को, साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी शिकार करते हुए दिखाया गया है उस भीमबेटका में। तो कहीं ना कहीं उच्चपुरा पाषाण काल से ही चित्रकला का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ आया? जैसे फिर हम लोग नवपाषाण काल में आ जाते हैं तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। जब हम लोग नवपाषाण काल में आ जाते हैं तो नवपाषाण काल में होता क्या है कि बर्तन का निर्माण शुरू हो जाता है। बर्तन का निर्माण क्यों शुरू होगा? क्योंकि पहिए का खोज हो चुका था, पहिए का खोज हो चुका था, जो व्हील्स है, पहिए है, इनका खोज हो चुका है। जैसे पहिए का खोज होगा तो मानव क्या करेंगे, मनुष्य क्या करेंगे, बर्तन का निर्माण शुरू करेंगे। क्यों करेंगे बर्तन का निर्माण शुरू? क्योंकि मानव क्या करेंगे, इस गीली मिट्टी को क्या करेंगे, आकार देने के लिए इस पहिए का यूज करेंगे, और फिर इस आकार दे करके फिर उसको जो आग है उन पे उसको क्या करेंगे, गर्म करके उनको एक शेप देंगे, उनको क्या करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मृदभांड है, मृदभांड का निर्माण बर्तन को ही, पक्की मिट्टी को ही क्या कहा जाने लगा, पक्की मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाने लगा, पक्की मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाने लगा, पक्की मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड कहा जाने लगा, मृदभांड कहा जाने लगा, मृदभांड, इसी को पोएट्री बोलते हैं। पक्की मिट्टी से जो भी बर्तन बनता था इन्हीं को हम लोग मृदभांड कहते थे, ठीक है। ये कैसे बनता था? जैसे मान के चलो कुम्हार है, उनको मूर्ति बनाना है, मूर्ति बनाना है तो क्या करेंगे वो, या बर्तन बनाना तो क्या करेंगे वो बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे, गीली मिट्टी लेंगे, गीली मिट्टी को फिर क्या करेंगे, इस पहिए के माध्यम से, जैसे मान इस टाइप का कोई ये बनाना है तो वो क्या करेंगे, उस पहिए में उसका एक आकार देंगे पहिए के माध्यम से, फिर पहिए के माध्यम से आकार देंगे, फिर आग पे उसको क्या करेंगे, सेकेंगे। जैसे आग पे सेका जाएगा तो वो सूख जाएगा, फिर वो पक्की मिट्टी का बर्तन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मृदभांड जो है, ये मृदभांड की जो कला है वो नवपाषाण काल से ही आ चुका था, ठीक है। जो मृदभांड का निर्माण है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बताए थे पहिए का खोज हो चुका है, बर्तन का निर्माण भी कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पे देखा जाता है कि जो बर्तन है, जो मृदभांड है, इसी मृदभांड पे उसी समय में बहुत सारे छोटे चित्रों को अंकित किया गया है, ठीक है। हम बताए थे कि जो नवपाषाण काल है उसमें जो बर्तन, जो मृदभांड से ये बर्तन है, इस बर्तन पे त्रिभुजाकार आकार के, ये हो गया जैसे मान के चलो ये हो गया आपको सर्कुलर टाइप के, जो वृत्तीय आकार के चित्र का अंकन देखने को मिलता है नवपाषाण काल से ही। क्या मेरी बात समझ आ गया ना? उसमें बताए थे कि उस समय जो ये बर्तन है, उस बर्तन पे प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता था, जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ये सारे रंगों का प्रयोग करके मानव चित्रकला का निर्माण, चित्र बनाते थे बर्तन पे ही। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? देखो केव पेंटिंग, गुफा चित्र का प्रमाण कहां से मिलता है? उच्चपुरा पाषाण काल से ही मिलता है। रॉक पेंटिंग कहां से मिलता है? उच्चपुरा पाषाण काल से ही मिलता है। रॉक पे लिखा जाता था, चित्र बनाया जाता था, जैसे मान के चलो मनुष्य को क्या शिकार करते हुए दिखाया गया है, समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया है, बड़े बड़े जानवर को दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं उच्चपुरा पाषाण काल से देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही फिर नवपाषाण काल में आएंगे, नवपाषाण काल में पहिए का खोज हो चुका है। मानव क्या करेंगे, बर्तन का निर्माण करेंगे। बर्तन के लिए क्या चाहिए, उसको पहिया चाहिए, क्योंकि उनको हाथ से या वो पहिए से शेप देंगे, ठीक है। फिर उनको क्या करेंगे, पकाएंगे, फिर ये बर्तन का निर्माण करेंगे, मृदभांड बोलेंगे जिसको, क्या बोलेंगे, मृदभांड बोलेंगे, पक्की मिट्टी का बर्तन बोलेंगे, ठीक है। तो बोलो ये चीज समझ में आ गया ना? ठीक है। अब इन्हीं का थोड़ा सा उभरता हुआ स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपने क्या देखा, नवपाषाण काल में सर्कुलर हो, गोलाकार हो गया, और यहाँ पे त्रिभुजाकार टाइप के आकृति चित्र उस बर्तन पे बनाया जाता था, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। जो चित्रकला है, पेंटिंग है, चित्रकला का साक्ष्य, चित्रकला का साक्ष्य मुख्य रूप से मृदभांड पर
मृदभांड, बता दिए मृदभांड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, POETER, ठीक है, याद रखना। पोएट्री भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, पोएट्री भी लिखा जाता है। जो है मृदभांड पर नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है, नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है, आप सबको पता है कि उस काल में जो मृदभांड है, उस मृदभांड पे जैसे वृत्ताकार टाइप का कोई फिगर बना दिया गया या चित्र बना दिया गया, या त्रिभुजाकार का कोई चित्र बना दिया गया, तो वो सारा चीज उस टाइप के पेंटिंग का निर्माण किया जाता था उस टाइम में, ठीक है। लेकिन जैसे हम बोले कि इसका विकसित स्वरूप कहां देखने को मिलता है, हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। वहां पे बताए थे, बहुत सारा चीज हम बताए थे, तो वो वाले टॉपिक भी वहां पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो पूछेगा बताओ भारत में किस काल से हड़प्पा चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिलता है, तो पाषाण काल से देखने को, ऐसे पूछेगा कि भारत के किस काल से चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा बताओ, पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। थोड़ा विकसित स्वरूप कहां देखने को मिलता है, हड़प्पा काल से देखने को मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा हड़प्पा काल में देखेंगे, जो हड़प्पा काल है, ठीक है, हड़प्पा काल में क्या देखने को मिलता है, क्या हम देखें थोड़ा सा हड़प्पा कालीन साक्ष्य को देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन साक्ष्य कुछ देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है याद कर लेंगे। एक याद रखो, जैसे साक्ष्य में एक इंपॉर्टेंट है कौवा तथा लोमड़ी का सदृश चित्रण कहां से देखने को मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है। देखो इसमें क्या दिखाया गया, इस चित्र में दिखाया गया, लोथल में एक चित्र मिला है जहां से दिखाया गया है, इसमें एक दूसरे जानवर को पीछा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। कौवा तथा लोमड़ी का जो सदृश चित्रण है कहां से देखने को मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है, इसे याद रख लेंगे, ठीक है। कौवा तथा लोमड़ी का सदृश चित्रण कहां से देखने को मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है, याद कर लेंगे इसको बस। दूसरा दिखाया गया है जो बिल्ली का कुत्ते पीछा करते हुए, कहां से देखा गया बताओ, बिल्ली को कुत्ता पीछे करता है, इस तरह का एक चित्र मिला है, एक चित्रकला मिला है। कहां से मिला है, चान्हू से मिला है। कहां से, चान्हू से मिला है, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। एक तीसरा भी याद रखो, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण कहां से मिला बताओ, हड़प्पा से मिलता है, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। 3 है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लो। देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक चीज और लिख लो, जो हड़प्पा की चित्रकला है कैसा है, इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, हड़प्पा पेंटिंग को क्या बोल सकते हैं, पोएट्री पेंटिंग भी बोल सकते हैं, बताओ पोएट्री पेंटिंग भी बोल सकते हैं। मृदभांड पर चित्र का निर्माण है ना, मृदभांड पर चित्र का निर्माण हो रहा था हड़प्पाई चित्रकला में। तो मृदभांड पे चित्र का निर्माण सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है, नवपाषाण काल से देखने को मिलता है। नवपाषाण काल में कैसा था, त्रिभुजाकार इस टाइप का चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें यह भी दिखाया गया है, जैसे मान के चलो पूरा पाषाण काल में जो चित्रकला उसमें क्या दिखाया गया है, बहुत सारे जानवर का शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है, सामूहिक रूप से शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है। पूरा पाषाण काल में ऐसे देखने को मिलता है। नवपाषाण काल में मृदभांड पे ये चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो पूरा पाषाण काल उसमें क्या देखने को मिलता है, केव में देखने को, जैसे गुफा है उस पर चित्र का निर्माण किया गया, उसमें चित्र का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान के उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, केव पेंटिंग बोलते हैं। जैसे रॉक है उसको रॉक पेंटिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज है, बस याद रखेंगे। मृदभांड पे चित्र का निर्माण सबसे पहले कहां देखने को मिलता है,
कहां पे, नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। और थोड़ा सा ये याद रखेंगे, कौवा तथा लोमड़ी का सदृश चित्रण कहां से, लोथल से। बिल्ली का कुत्ते द्वारा पीछा करते हुए चानूदारों से, याद है कौवा लोमड़ी, याद रखेंगे लोथल, कौवा लोमड़ी लोथल, कौवा लोमड़ी लोथल। बिल्ली कुत्ता चानूदारो, बिल्ली कुत्ता चानूदारो, बिल्ली कुत्ता चानूदारो। पैर में सांप, पैर में सांप हड़प्पा, पैर में सांप हड़प्पा, पैर में सांप गरुड़ हड़प्पा, याद रख लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और बहुत सारा चित्र मिला है, जैसे आपको, जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे बहुत सारा ये मिला है, चित्र मिला है इसमें, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे। जैसे मान के चलो मृदभांड पे ही इस तरह का, जो जिस तरह का मान के चलो जो नवपाषाण काल है उसमें मिल रहा था चित्र, जैसे इस टाइप का चित्र मिल रहा है, ठीक है। उसमें जैसे मान के चलो पीपल का वृक्ष को अंकित किया गया, पीपल की वृक्ष ये हो गया, ये चित्र देखने को मिलता है आपको, ठीक है। पीपल के पत्ते का, पीपल के पत्ते का भी चित्रण देखने को मिलता है उस मृदभांड पे, उस मिट्टी के बर्तन पे। साथ ही साथ बहुत सारे पशु को दिखाया गया है, लोमड़ी को दिखाया गया है। तो आपने क्या देखा, क्या बोलते इसको, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उनका जो चित्रकला है उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि ज्यामिति को भी दिखाया गया है, साथ ही साथ आप वृक्ष को भी अंकित किया गया है, पीपल के पत्ते को दिखाया गया है, बहुत सारे पशुओं को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, यही था हड़प्पाई चित्रकला, ठीक है, यही था हड़प्पाई चित्र। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे आप, जो हड़प्पाई चित्रकला था इनको एक और नाम से जाना जाता था, थोड़ा सा इनको याद रख लेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता जिस, जैसे मान के चलो ये तो आप सबको पता है कि मृदभांड पे ही चित्र का निर्माण किया जाता था, पक्की मिट्टी के बर्तन पे चित्र का निर्माण किया जाता था। और ये कहा जाता किस टाइप का मृदभांड था, तो इसको याद रखेंगे, लाल, लाल और काला, लाल और काला मृदभांड बोलते इसको, मृदभांड बोलते इसको, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते, थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद रखेंगे इसको, हो पूछ दे कभी कि रेड एंड ब्लैक वेयर, क्या, रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है। कहने का मतलब जो इस टाइम में चित्रकला था वो कहीं ना कहीं, जैसे बर्तन है, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, ये बर्तन है, इस बर्तन को पहले किससे कलर किया जाता था, लाल चीजों से कलर किया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर काले रंग का चित्र बना दिया जाता था, जैसे मान चलो पशु को दिखा दिया गया, ठीक है। जैसे मान चलो इस टाइप की आकृति को दिखा दिया गया, इस टाइप की आकृति को दिखा दिया गया, क्या बोलते इसको, जैसे पीपल के पत्ते को दिखा दिया गया, ठीक है। बिल्ली का कुत्ता पीछे करते हुए दिखा दिया गया, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण दिखा दिया गया, कौवा तथा लोमड़ी का सदृश चित्रण दिखा दिया गया। तो आप इस फैक्ट को याद करेंगे, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। तो हड़प्पा चित्रकला को मृदभांड पे किया जाता था चित्र का निर्माण, क्या कहा जाता है, रेड ब्लैक वेयर कहा जाता है, रेड ब्लैक वेयर कहा जाता है। लाल और काला मृदभांड भी पेंटिंग, लाल काला मृदभांड पेंटिंग भी कहा जाता है इसको। और कहीं न कहीं लाल रंगों से उस मृदभांड का रंगा जाता था और उसके ऊपर काले रंग का चित्रण किया जाता था। क्या मेरी बात समझ में आया ना, बिल्कुल आना चाहिए। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट को हम लिख लेंगे, ठीक है। कुछ चीज छूट गया था, कुछ साक्ष्य है। देखो इस टॉपिक में ज्यादा तो तुम्हें साक्ष्य ही याद रखना, ठीक है। जैसे कुछ साक्ष्य में छूट गया था तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेंगे बहुत सारा चीज, ठीक है। जो छोटा बड़ा चीज है इनको थोड़ा सा एक नोट बना के लिख लेते हैं। ऐसे हम चर्चा किए होंगे। पहला नोट दे के लिखो, शिशु कपालखंड, शिशु कपालखंड की सर्जरी का प्रमाण, सर्जरी का प्रमाण कहां से मिलता है, कहां से मिलता है बताओ, कालीबंगा से देखने को मिलता है, कालीबंगा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, ये भी कालीबंगा से ही मिलता है, याद रखेंगे इसको। शिशु कालीबंगा, भूकंप कालीबंगा, ठीक है। अब कालीबंगा के बारे में दो चार चीज बोलेंगे, तो कालीबंगा के बारे में और बताएंगे दो चार चीज, बहुत सारा चीज पीछे में लिखाया था। तीसरा एक चीज और याद रखेंगे, पत्थरों से, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पत्थरों से शहरों का किलाबंदी, शहरों का
किलाबंदी, पत्थरों से शहरों का किलाबंदी, ठीक है, पत्थरों से शहरों का किलाबंदी। उसके बाद पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार, पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार, पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार। उसके बाद बताओ, पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार। उसके बाद बहुत सारा चीज है, जैसे साइन बोर्ड हो गया, साइन बोर्ड हो गया, साथ ही साथ स्टेडियम हो गया, स्टेडियम हो गया। ये सारा साक्ष्य कहां से मिलता है? ये सारा साक्ष्य कहां से मिलता है? ये सारा साक्ष्य कहां से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। ठीक है, कहां से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। जैसे सिसु का कपालखंड हो गया, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा, पत्थरों से शहरों का किलाबंदी, शहर का किलाबंदी पत्थर से किया गया था। कहां पे? किसको? धौलावीरा को। यहां से साक्ष्य मिलता है। पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार कहां से मिलता है? धौलावीरा से। साइन बोर्ड की प्राप्ति कहां से होती है? धौलावीरा से होती है। स्टेडियम कहां मिलता है? धौलावीरा में मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धौलावीरा के बारे में इतना ही चीज पढ़ाए हैं, आप सबको बताए थे। धौलावीरा क्या है? जहां पे शहर को 3 भागों में बांट करके देखा गया है। बहुत सारा चीज पीछे भी हम धौलावीरा के बारे में बताए थे, लेकिन कुछ चीज छूट गया था। मैं यहां पे एक चीज और लिख लो थोड़ा सा। बाढ़ का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? प्राचीनतम साक्ष्य ये पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे हम बताएंगे। ये लिख लो तुम, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये भी याद कर लो। जो अभी बाढ़ का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। क्या है मेरी बात समझ में आया तो बताओ। एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट याद। सिसु का कपालखंड कहां से? सिसु सर्जरी का प्रमाण कहां से? कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से। बाढ़ क्या है? बाढ़ है, बाढ़ 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 कहां से? मोहनजोदड़ो से। किलाबंदी हो गया, प्रवेश द्वार हो गया, साइन बोर्ड कहां से? स्टेडियम, धौलावीरा से। याद कर लेंगे ना? बताओ। कोई बड़ी चीज नहीं है, याद करना आप ही को है। आज नहीं तो कल तो याद तो करना आप ही को है। अभी याद कर लेंगे मेरे साथ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कभी यदि आपको नौकरी पाना है तो ये सारे चीज को याद करना ही करना है। चाहे आप पीवाईक्यू करते समय करें, चाहे आप नोट्स रिवीजन करते समय करें, चाहे आप क्लास करते समय करें, याद तो करना है आपको। बिना याद किए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज था। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सबसे जो लास्ट टॉपिक है, जो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे किया। पतन देखना है, डिक्लाइन कैसे किया। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता डिक्लाइन कैसे, इतना बड़ा सभ्यता। सोचो ये सभ्यता कहां से कहां तक का था? 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक के काल को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यदि कहा देखा जाए तो 2600 कितना हो गया? 700 साल का सभ्यता है ना? इन है, चलो ठीक है। मतलब ये जो कार्यकाल इसका रहा है लगभग में 700 साल का। एक सारी सभ्यता, विश्व का भारत का सबसे पहला नगरीय सभ्यता ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। आखिर ये सभ्यता का पतन कैसे हो गया? सभ्यता का पतन कैसे हो गया, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन से, तो इन पे थोड़ा सा बात कर लेंगे। ज्यादा बात नहीं करना इस पे। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मत है, बहुत सारे विद्वानों का मत है, तो उतना हमें नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, उनको हम लोग देख करके आगे निकल जाएंगे। हमें पीएचडी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो इन पे जो है 3 तरह का मत है। इन पे 3 तरह का मत है। 3 तरह का मत है। कितने तरह का मत है? 3 तरह के लोगों का मत है। क्या मेरी बात सुना है? 3 तरह का मत क्या इस पे देखेंगे। पहला है इसमें जो है सडन फॉल, यानी कि आकस्मिक पतन, कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनका आकस्मिक पतन हो गया है। आकस्मिक पतन हो गया है। पहला जो पहले मत वाले लोग हैं उनका कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनका आकस्मिक पतन हो गया है। दूसरे टाइप के जो लोग हैं, दूसरे मत वाले लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये ग्रेजुअली फॉल किया है, ग्रेजुअली डिक्लाइन किया है, यानी कि क्रमशः पतन।
ये धीरे धीरे इसका पतन हुआ है, ग्रेजुअली डिक्लाइन किया है। एक तीसरे टाइप के लोग निकल के आते, वो बोलता नहीं ये क्या हो गया, कि शहरों का पतन हो गया, अर्बन डिक्लाइन हुआ, शहरों का पतन हुआ, शहरों का पतन हो गया। और शहरों के पतन के बाद, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, फिर से नगरीय सभ्यता जो थी, जो नगरीय व्यवस्था थी, वहां पे फिर से उभर के आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो एक तरह से मत है, ये तीन तरह के मत वाले लोग हैं। आकस्मिक पतन वाले लोग हैं, क्रमशः पतन वाले लोग हैं, शहरों का पतन हुआ। एक तीसरे टाइप के लोग कहते नहीं शहर का पतन हो गया है, लेकिन फिर भी सिर्फ शहर बर्बाद हुआ है, लेकिन उस समय में कुछ गांव भी हुआ करते थे। ठीक है, वहां गांव का पतन नहीं हुआ, गांव अभी भी मौजूद है वहां पे। तो शहर किस में कन्वर्ट हो गए, गांव में कन्वर्ट हो गए। क्या मेरी बात समझ आया बताओ? शहरी क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो गए, ग्रामीण क्षेत्र में कन्वर्ट हो गए। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो आकस्मिक पतन में, आकस्मिक पतन वाले लोग का कहना है, जो आकस्मिक पतन है जो ये है, इसमें कहना है कि बहुत सारे कारणों से इनका आकस्मिक पतन है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उनका पतन बाढ़ के कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है। दूसरा क्या कारण नहीं, ये जो है नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया। क्या किया है, नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया, मार्ग में परिवर्तन किया। नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया है। नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण सारे जगहों को काट डाला है, शहर को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तीसरा कहते नहीं, अचानक से भूकंप आया और सारा शहर को बर्बाद कर डाला। तीसरे वाले लोग कहते, देखो तीसरे वाले लोग क्या कहते, सुनो ध्यान से। तीसरे वाले लोग कहते हैं कि अचानक से भूकंप आया, अचानक से भूकंप आया, पूरा शहर को ले डुबाया। चौथे टाइप के लोग कहते नहीं, अचानक से वहां पे अग्निकांड हो गया है, अग्निकांड हो गया, आग लग गया है, जंगल में आग लग गया है, जंगल में आग लगते लगते पूरा शहर बर्बाद हो गया है। तो इसी तरह से सारी सभ्यता का विनाश हो गया है। कुछ लोग बोलते नहीं, आर्यों का आक्रमण हुआ है, आर्यों का आक्रमण हुआ है, आर्य अचानक आक्रमण करते हैं। कुछ लोगों का क्या कहना है, आर्य का आक्रमण हुआ है। जैसे इसमें समर्थन करने वाले ये पूछते हैं, बताओ आर्यों का आक्रमण से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। इनको समर्थन करने वाले कौन कौन विद्वान है, इसमें आप याद रखेंगे दो चार का। मार्टिमर व्हीलर, क्या मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर याद रखेंगे एक। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर याद रखेंगे। उसके बाद आप गॉर्डन चाइल्ड को याद रखेंगे, गॉर्डन चाइल्ड को याद रखेंगे, चाइल्ड को याद रखेंगे। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट क्या बोलते उसको, स्टुअर्ट पिगट को भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। सिर्फ मार्टिन व्हीलर भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम। आर्यों का आक्रमण के बारे में, आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक मत देने वाले हैं, तो मार्टिमर व्हीलर पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया एक बार क्वेश्चन से, पीटी में। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, हो सकता है एसएससी में पूछ देगा, क्योंकि एसएससी में यूपीएससी की क्वेश्चन से उठा के लाए जाते हैं, तो याद रख लेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते देखो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। अचानक से नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करता है, शहरों का विनाश होता है, कहीं कहीं पे खतरनाक बाढ़ आता और पूरा शहर बर्बाद कर डालता है। कोई बोलते नहीं अचानक से भूकंप आया, आकस्मिक घटना भूकंप आया है। कोई बोलते नहीं अचानक से अग्निकांड हुआ है। कोई बोलते नहीं आर्यों का आक्रमण हुआ है। तो ये सारे लोग आकस्मिक पतन वाले लोग हैं। क्या मेरी बात समझ में आया तो बताओ? तो सडन फॉल, अचानक से क्या हो गया, इसका पतन हो गया है। तो ये कुछ लोग हैं जिसका कहना ये है। अभी हम बताए थे, जो बाढ़ के कारण बताए थे, वो एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ मोहनजोदड़ो से बाढ़ का पतन का साक्ष्य मिला है। इनको समर्थन देने वाले लोग कौन है? एक एमआर साहनी टाइप के लोग हैं। तो एमआर साहनी एक विद्वान हुए हैं जो इनका समर्थन किए। क्वेश्चन से एक बार पूछा गया है कि बताओ बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, इनको समर्थन देने वाले विद्वान कौन थे? तो एक ऑप्शन था एमआर साहनी, तो आप याद कर लेंगे एमआर साहनी। ठीक है, बाढ़ के कारण, बाढ़ का साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो आप याद कर लेंगे। ऐसे सब बहुत है, बहुत विद्वान आके चल गए हैं। ठीक है, तो अभी बहुत लोग देते जा रहे हैं, तो उतना याद नहीं करना है, बस जो पूछा गया है उतना याद करके
चल जाना है, उसके अलावा तीसरा याद नहीं करना है। बहुत सारा, कितना याद करेंगे आप? तो ये एमआर साहनी को थोड़ा सा याद करेंगे, बाढ़ रिकार इसको याद रख लेंगे, एमआर साहनी का हम लिखा देंगे आगे, ठीक है। कुछ लोगों का कहना नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो क्रमशः पतन हुआ है। क्या क्या? क्रमशः पतन हुआ है, ठीक है। इसका कहना नहीं ये कैसा पतन हुआ है, क्रमशः इसका पतन हुआ है। ये कैसे पतन हुआ है? ये क्रमशः पतन हुआ है। क्रमशः कैसे पतन हुआ है? तो कहना है कि देखो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें क्या हो गया, इनको थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो क्या है, जैसे हमने देखा कि कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, डिक्लाइन है, वो कहीं न कहीं क्या बताओ, धीरे धीरे इसका पतन हुआ, ग्रेजुअली इसका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। क्रमशः पतन हुआ, क्रमशः पतन हुआ। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो इस टाइप के मत वाले लोग हैं उनका कहना है कि तो इसका पतन क्या हुआ, क्रमशः पतन हुआ है। ये कहते हैं कि वायुमंडल में अचानक, वायुमंडल में या पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या होता है, असंतुलित होने लगता है, असंतुलित होने लगता है। अब देखो इसका कहना है कि जो इस टाइप के मत वाले लोग हैं इनका कहना है कि होता क्या है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाषाण काल से ही ज्यादातर लोग लकड़ी का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो हड़प्पा काल आते आते धीरे धीरे क्या हो गया, ज्यादातर लोग क्या किए, लकड़ी का कटाई करना शुरू कर दिए। तो जंगल धीरे धीरे क्या होने लगा, बर्बाद होने लगा। जंगल की कटाई इतना हो गई कि जंगल बर्बाद होने लगा, ठीक है। अब जैसे जंगल बर्बाद होता है तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे घटेगी। लेकिन बताओ जो उस समय के लोग थे, हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग थे, वो किस पे निर्भर थे, कृषि पे निर्भर थे। जब यहां की मिट्टी की उर्वरता घटेगी तो बताओ वहां पे कृषि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कृषि की अधिशेष की उपस्थिति थी, सरप्लस में कृषि होता था, वो क्या हो जाएगा, कृषि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कृषि कम हो जाएगा। कृषि में जो अधिशेष की उपस्थिति थी वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा तो बताओ, क्योंकि सभी लोग उस समय में कृषि पे ही डिपेंडेंट थे, पशुपालन पे ही डिपेंडेंट थे। पशु को चरने के लिए जंगल नहीं है, उत्पादन के लिए फर्टिलिटी नहीं है, जमीन की फर्टाइल जमीन समाप्त होते जा रहा है। तो बताओ वहां पे क्या होगा, जमीन बंजर हो जाएगी, तो कृषि का उत्पादन घट जाएगा। और जब कृषि का उत्पादन घटेगा तो अधिशेष की जो मतलब अधिशेष का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट था वो समाप्त, सरप्लस जो था वो समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका फर्क व्यापार पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो व्यापार घाटा शुरू हो जाएगा, यानी कि व्यापार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर, ठप पड़ जाएगा। और जब व्यापार कमजोर पड़ेगा तो बताना धीरे धीरे ये शहरी सभ्यता कर जाएगा, शहरी सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाएगा और शहरी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पर्यावरण असंतुलित होने से सभ्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो शहरी सभ्यता है ये किस में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया है, तो व्यापार से फिर ये जैसे व्यापार कमजोर होगा तो शहरी सभ्यता से वो ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था। क्या मेरी बात सुन रहा है? अब देखो, अब इसमें बहुत सारा बात है, अब किस चीज को ज्यादा स्वीकार किया जाए, ठीक है। तो ज्यादा जो मान्यता है कहीं न कहीं ये जो वायुमंडल में पर्यावरण असंतुलित के कारण हुआ है, इसी को मान्यता ज्यादातर मिला है, इसके कारण ही हुआ है, ठीक है। पतन का जो बहुत सारा मत था उसमें सबसे ज्यादा समर्थन देने वाले जो मत है यही है कि जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उनका जो पतन है वो ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। वायुमंडल में अचानक से क्या होगा, असंतुलन पैदा हुआ। असंतुलन से क्या होता है, बताओ, बहुत लोग क्या करेंगे, असंतुलन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि लकड़ी की कटाई शुरू हो गई, धीरे धीरे वन समाप्त होने लगे। जब वन समाप्त होंगे तो वहां पे बताओ जो वहां के लोग पशु पालन करेंगे या कृषि करेंगे, तो कृषि वाला जो भूमि था वो क्या हो जाते हैं,
क्या हो जाएगा बताओ, उसकी फर्टाइल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे फर्टाइल कैपेसिटी घटेगा तो बताओ जो उत्पादकता है, जो कृषि है वो कम हो जाएंगे, उत्पादकता घट जाएगा। जब उत्पादकता घट जाएगा तो व्यापार बोल, क्योंकि लोग ज्यादातर डिपेंडेंट किस पे थे, कृषि पे थे, तो बताओ व्यापार क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। एक समय क्या हो जाएगा, व्यापार कम हो जाएगा, तो बताओ शहर का विकास हो पाएगा, धीरे धीरे शहरी सभ्यता किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया बताओ? तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहां पे कुछ चीज लिख लो, ये सारा चीज थोड़ा सा लिख लो, जैसे 2 नोट लिख लो जो पूछा गया है, ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे ज्यादा। तो एक लिख लो, आर्य आक्रमण, आर्य आक्रमण, 1 मिनट, आर्य आक्रमण, आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? मेन वैज्ञानिक का नाम लिख लो, मार्टिमर व्हीलर। क्या? मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, एक वैज्ञानिक हो गया, इसको पूछा गया है। 2-4 जो मत देने वाले कुछ कुछ लोग हैं, विद्वान है, उनके बारे में भी पूछा गया 1-2 बार, तो ये थोड़ा सा लिख लो। आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर, जो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनको याद लिख लेंगे, एसएससी भी पूछ दिया ये क्वेश्चंस को, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ, किसने कहा है? बहुत सारे विद्वान ऐसा कहा है, लेकिन जो पूछा गया है उसी का नाम मैं लेता हूं, जो वैज्ञानिक का नाम ऑप्शन में दिया गया था उनका नाम देता हूं। जो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पाकालीन सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कहने वाले कौन थे? एएन घोष थे। क्या? एएन घोष। बहुत लोग हैं लेकिन इसका नाम ऑप्शंस में था, तो इनको याद कर लेंगे आप, ठीक है, बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे उतना, तो जितना लिखवा रहा उतना याद कर लेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण एएन घोष। तीसरा याद कर लेंगे आप, जैसे मान के चलो बाढ़ के पतन, बाढ़ के पतन कहां से मिला है बताओ? मोहनजोदड़ो से। इनके बारे में कौन कहा है बताओ? इनके बारे में मोहनजोदड़ो से किसने कहा बताओ? एमआर सहनी, ये भी लिखा दिया आपको, एमआर सहनी, ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया गया एग्जाम में, आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर, जलवायु परिवर्तन एएन घोष, बाढ़ के पतन एमआर सहनी, बस याद कर लेना आपको, ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना उसको। क्या मेरी बात समझ में आ गया बताओ? तो ये सारा चीज था। तो आपने क्या देखा, 2600 से लेकर के 1900 बीसी, यानी कि क्या 700 ईयर का इतिहास को आपने पढ़ डाला। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ उसको भी आपने पढ़ा, इनका उद्भव कैसे हुआ, ये राज कैसे कि इनको भी पढ़ा आपने, दोनों के बीच में क्या क्या हुआ उनको भी पढ़ डाला आपने, उनके समाज को पढ़ा, उनकी संस्कृति को पढ़ा, उनके धार्मिक जीवन को पढ़ा, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा, सारा चीज को आपने पढ़ डाला, ठीक है। तो ये सारा चीज था। फाइनली हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश्ड, फाइनली हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश्ड, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज को हमने देखे, कॉन्सेप्ट भी देखे, साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट को मैंने लिखवाया, बहुत सारा फैक्ट है। देखो इसमें बहुत सारे फैक्ट याद होंगे भी, बहुत सारे फैक्ट नहीं भी याद होंगे, तो घबराना नहीं है। हम जब आप पीवाईक्यू इस पे कराएंगे, पाषाण काल पे और हड़प्पा कालीन सभ्यता पे, इस 2 टॉपिक पे हम पीवाईक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कम से कम जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछा गया है साक्ष्य को लेकर के, ठीक है, उनको कम से कम याद करके चलना है। बाद बाकी आपका नोट्स भरा हुआ है पीवाईक्यू करने के बाद, या आप चाहेंगे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो पीवाईक्यू करवाएंगे, कौन से साक्ष्य कहां से, स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला है, ठीक है, धान की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है, ठीक है, डॉकयार्ड का साक्ष्य कहां से मिला है, ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज है। साइन बोर्ड का साक्ष्य कहां से मिला है, क्या बोलते उसको, जो मुख्य असानागार उसका साक्ष्य कहां से मिला है, मुख्य अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला है, ग्रेट बात जिसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज है। तो ये फैक्ट आप जब पीवाईक्यू करेंगे तो वहां पे बार बार रिपीट करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। तो पीवाईक्यू करने के बाद भी फिर आप इनको देख सकते हैं। जो नोट्स है, नोट्स को अरेंज मैं बढ़िया तरीके से कर दिया हूं, तो आप इनके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, और जितना फैक्ट मैं लिखाया हूं उन पे ही केंद्रित करना अपने दिमाग को। बाद बाकी आपको यदि एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप सीधा अपने पीवाईक्यू लगाएंगे, वहां पे जितना कम से कम फैक्ट है, जितना क्वेश्चंस है, उनको अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा कोई चीज नहीं करना, आपको नोट्स पढ़ना है और पीवाईक्यू लगा देना है, और तीसरा कुछ नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। फाइनली चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है। कहते हैं कि
वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया का भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।